गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं मोनिका यादव। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद मोनिका यादव में। यहाँ पर हम लोग क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था उपसहसंयोजन यौगिक, जिसके हम काफ़ी सारे लेक्चर कवर कर चुके थे। ठीक है, तो उसमें भी आपका टॉपिक समावयवता चल रहा था, जिसमें हमने संरचनात्मक समावयवता कवर कर लिया है। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका त्रिविम समावयवता। क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा डिले हो गया है, तो पहले मैं एक बार आपको समावयवता के बारे में दोबारा बता देती हूँ और उसके बाद आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये मैंने समावयवता लिख दिया है। हिंदी में समावयवता और इंग्लिश में बोल देते हैं आइसोमरिज्म। ठीक है, तो बच्चों हमें ये समझना है सबसे पहले कि समावयवता क्या होती है। ठीक है, तो समावयवता को पहले आप ब्रेक कीजिए। ठीक है, जैसे हम लोग संधि विच्छेद करते हैं हिंदी में, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो समा से आया वर्ड समान, अवयवता से अवयव, और जो ये ता लगता है ना बच्चा, इसका मीनिंग होता है घटना। ठीक है, तो किसी भी चीज़ के पीछे अगर ता लगता है तो उसका मतलब घटना से होता है। कोई भी जो घटना है ना, उसके लिए हम ता का यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं समानता। ठीक है ना, तो समानता क्या है? समान तो होता है, कोई दो चीज़ सेम है उन्हें हम समान कहते हैं, लेकिन समानता घटना हो गई ना, कि जो वो दोनों चीज़ सेम है ना, तो उनके बीच में समानता है। इसी तरीके से ये होता है कि ऐसी आपके पास कोई भी चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसमें अवयव समान हो। ठीक है, और उस घटना को हम समावयवता कहते हैं। ओके, तो समान अवयव से आपको केमिस्ट्री में सिर्फ ये समझना है कि ऐसे दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड, कोई भी चीज़ अगर सेम है तो कम से कम दो होंगी, और दो से ज़्यादा कितनी भी हों, है ना बच्चा, एक चीज़ तो सेम हो ही नहीं सकती। तो दो या दो से ज़्यादा ऐसे कंपाउंड होने चाहिए आपके पास जिनके केमिकल फॉर्मूला सेम हो। जैसे ये है CH3OCH3। ठीक है, तो इसका नाम होता है डाई मैथिल ईथर। तो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ कि कार्बन इसमें दो है ना, तो C2 कर दूँ, H6 है तो इस तरीके से लिख दूँ, और O1 है तो इस तरीके से। बच्चा, ये जो मैंने इसको इकट्ठा करके लिख दिया है ना, इसको हम लोग मूल अनुपाती सूत्र बोलते हैं। ठीक है ना, तो हमने इसको इकट्ठा करके लिख दिया है। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक और लिख दिया C2H5OH। ठीक है, तो आप जानते हो इसका नाम एथिल एल्कोहल। तो C2H5OH है ना, इसको भी मैं इकट्ठा करके लिख सकती हूँ। कैसे? C2 5 और 1 6 और O। अब ये दोनों सेम है ना, आप देखो ये भी C2H6O है और ये भी C2H6O है, जबकि इसको मैंने इस फॉर्मूले से लिखा है और इसको मैंने इस फॉर्मूले से लिखा है। ये आपका ईथर है और ये आपका एल्कोहल है। यानी ईथर और एल्कोहल दोनों अलग है, लेकिन सेम इनके क्या है? मूल अनुपाती सूत्र हैं, या फिर हम अणु सूत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी घटना को क्या कहते हैं? समावयवता। यानी समावयवता एक ऐसी घटना होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा केमिकल कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी रासायनिक गुण और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होते हैं। कैसे बच्चा? ये ईथर है और ये एल्कोहल है, तो इसकी और इसकी रासायनिक गुण दोनों के अलग हो गए, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी भौतिक गुण भी अलग होंगे, है ना। तो इसी घटना को हम लोग समावयवता कहते हैं। अब ये मेनली दो टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है संरचनात्मक समावयवता। ठीक है, संरचनात्मक समावयवता, और आपका दूसरा होता है बच्चा त्रिविम। ठीक है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है, मैं इसलिए एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि लेक्चर में काफ़ी लेट हो गया है। ठीक है, तो अब आपके दो टाइप हो गए। आज का जो टॉपिक है ना बच्चा, वो है त्रिविम समावयवता। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको संरचनात्मक समावयवता करा दिया है, इसके प्रकार भी करा दिए हैं। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर पहले संरचनात्मक समावयवता पढ़ लेना, उसके बाद आज का लेक्चर कवर कर लेना। ठीक है, और यदि आपने कवर कर रखा है तो आपको त्रिविम समावयवता भी समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या पता चला? समावयवता में क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा ऐसे कंपाउंड होंगे जिनके केमिकल फॉर्मूले सेम होंगे, लेकिन वो दोनों एक्चुअल में यौगिक अलग होंगे। ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम समावयवता, और इसके दो प्रकार हैं। आज का हमारा टॉपिक है त्रिविम समावयवता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। अब देखिए, हम लोगों को क्या पढ़ना है? त्रिविम समावयवता पढ़ना है, जो हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है बच्चों, फिर हम इसके प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है कि त्रिविम समावयवता क्या होती है, और उसके बाद उसके प्रकार, और फिर प्रकारों को पढ़ना है। ठीक है, तो यही रहने वाला है आज का हमारा टॉपिक। तो आप देखिए, इसके आगे नंबर 2 डला हुआ है, इसका मतलब नंबर 1 होती है आपकी संरचनात्मक समावयवता, और फिर उसके आपको टाइप पढ़ने हैं। तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप लोग वहाँ से जाकर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब त्रिविम समावयवता को समझते हैं।
जब दो या दो से अधिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र समान होते हैं लेकिन उनकी दिक् विन्यास व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं तो यह घटना त्रिविम समावयवता कहलाती है। बच्चे, त्रिविम का मतलब होता है 3D, ठीक है। 3 डायमेंशनल आप जानते होंगे। जैसे ये पेन है, मैंने इसको यहाँ नोटबुक पे रख दिया तो ये आपका हो गया पेन प्लेन में, है ना। तो अगर मैं इसको स्पेस में इस तरीके से रखूं तो इसी को बोलते हैं 3D, ठीक है। कि अगर मैंने इसको एक नोटबुक पे, टेबल पर कहीं भी रख दिया है नीचे तो ये पेन 2D में रख दिया है, और अगर मैंने इसको स्पेस में रख लिया है तो इसी को बोलते हैं 3D, ठीक है। दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक होने चाहिए जिनके रासायनिक सूत्र समान हो, वही वाली चीज़ जो मैंने अभी आपको पहले बताई थी, लेकिन उनकी जो दिक् विन्यास व्यवस्थाएं हैं वो क्या होनी चाहिए, भिन्न भिन्न होनी चाहिए। यानी कि जो यौगिक में परमाणु है उनकी जो व्यवस्था है वो दोनों में अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है सेम, लेकिन परमाणु का अरेंजमेंट दोनों में अलग होना चाहिए 3D में, ठीक है। तो इस प्रकार की समावयवता को त्रिविम समावयवता हम लोग बोलते हैं। ओके बच्चा, तो इसके 2 टाइप हैं और हमेशा ध्यान रखना त्रिविम समावयवता संरचनात्मक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अब इसके 2 टाइप होते हैं, ज्यामितीय समावयवता और ध्रुवण प्रकाशिक समावयवता। तो 1 by 1 इनको भी पढ़ते हैं। तो बच्चा, पहला टाइप है ज्यामितीय समावयवता। तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं क्या होती है। यह समावयवता केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर लिगेंड्स के विभिन्न ज्यामितीय व्यवस्था के कारण उत्पन्न होती है। यह 2 प्रकार की होती है। मतलब बच्चा, जो आपकी ज्यामितीय समावयवता है ना, तो ये क्या होती है, जो केंद्रीय धातु आयन होता है आपका उपसह संयोजन यौगिक पे, उसके चारों तरफ कौन होते हैं, लिगेंड होते हैं। तो ये बोल रहा है चारों ओर लिगेंड के विभिन्न ज्यामितीय व्यवस्था के कारण उत्पन्न होती है। यानी सेंट्रल मेटल तो ऐसा ही रहेगा दोनों यौगिकों में जो समावयवी हैं, लेकिन उसमें जो लिगेंड है ना, लिगेंड की व्यवस्थाएं बदल जाएंगी। सपोज दैट मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ, उससे आपको क्लियर होगा। मान लो बच्चा, ये M4 क्या होता है, मेटल होता है, ठीक है। इसमें 4 लिगेंड है ABCD, ठीक है। तो ये आपका एक यौगिक हो गया। ओके, ऐसा ही सेम एक और यौगिक है MABCD, ठीक है। लेकिन ये दोनों यौगिक क्या हैं, ये मैंने इनका मूलानुपाती सूत्र लिखा है, लेकिन ये दोनों यौगिक अलग हैं, ठीक है। क्यों अलग है, तभी ये समावयवी होंगे, आपको पता है। अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे तो ये समावयवी नहीं होंगे। अब आप बोलोगे मैम आपने तो एक जैसे लिख दिए हैं, फिर ये तो सेम ही है ना। तो बच्चा, मैं अभी आपको समझा चुकी हूँ, ये दोनों भी तो सेम ही लिख रहे हैं ना, लेकिन आपको पता है ये इससे आया है और ये इससे आया है, ठीक है। इसका अणुसूत्र ये है और इसका अणुसूत्र ये है, लेकिन दोनों आखिर में सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों समावयवी है। सेम मैंने आपको ये बताया कि ये भी आपके 2 यौगिक हैं जिनका मूलानुपाती सूत्र ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम ज्यामितीय समावयवता की बात कर रहे हैं, तो अब इसकी ज्यामिति बनाएंगे। तो मैंने M को ऐसे लगाया, अब इसके पास 4 लिगेंड है ABCD, तो मैंने ABCD को ऐसे लगा दिया, ठीक है। एक टाइप तो ये हो गया। दूसरा टाइप क्या हो जाएगा कि मैं A, B और C और D ऐसे लगा दूँ, ठीक है, ABCD। तो अब आप इन दोनों को देखो, इसमें एक M है, एक M इसके पास है, ABCD इसके पास भी है, इसके पास भी है, लेकिन ABCD की जो व्यवस्था है ना वो दोनों में अलग है। ये आपको दिख रहा होगा, है ना। तो इसी घटना को क्या बोलेंगे, समावयवता। और ये कौन सी समावयवता के अंदर आएगा, ज्यामितीय समावयवता, ठीक है बच्चा। तो ये होता है आपका ज्यामितीय समावयवता, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो यही देखो बच्चा, यहाँ पे लिखा हुआ है, यह समावयवता केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर लिगेंड्स के विभिन्न ज्यामितीय व्यवस्था के कारण उत्पन्न होती है, और ये भी 2 प्रकार की होती है। तो अब इसके प्रकार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बच्चे, ये हैं ज्यामितीय समावयवता के आपके प्रकार, ठीक है। ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, यानी ज्यामितीय समावयवता के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार का नाम होता है समपक्ष और दूसरे का नाम होता है विपक्ष, ठीक है। इंग्लिश में समपक्ष को सिस बोला जाता है और विपक्ष को ट्रांस बोला जाता है, ठीक है। बहुत ही आसान टॉपिक है, आप यूं ही समझ जाओगे, ठीक है। तो हम पहले पर डिस्कस करते हैं जिसका नाम है सिस समावयवता या फिर समपक्ष समावयवता। दोनों नाम आपको याद रखने हैं, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी। तो फर्स्ट क्या होता है, यानी आपका समपक्ष और सिस क्या होता है, जब सेंट्रल मेटल के चारों ओर 2 समान लिगेंड एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं तो उसे सिस समावयवी कहते हैं। देखो कितना आसान लिखा हुआ है, ठीक है। कि अगर आपके 2 एक जैसे लिगेंड 90 डिग्री पर हो ना तो उसे सिस समावयवी कहेंगे। अब बच्चे कहेंगे मैम हमें कैसे पता चलेगा कि 90 डिग्री पर है, ठीक है। तो इसका बहुत ही आसान तरीका होता है, जैसे आप लोग जानते हो कि अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचूं, है ना, तो आप जानते हो ये 0 डिग्री, तो 0 डिग्री को तो छोड़ो,
दूसरा 180 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है, आप लोगों को पता है। तो अगर मैं इसका हाफ कर दूं बच्चा तो ये 90 का नहीं हो जाएगा। आप लोग खूब अच्छे से जानते हो, चाहे कोई आर्ट का स्टूडेंट हो चाहे कोई मैथ्स का स्टूडेंट हो, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि कोई भी जो सीधी लाइन है वो 180 का एंगल क्रिएट करती है और उसका आधा 90 होता है, ठीक है। तो बस वही चीज़ यहाँ पर फॉलो आपको करनी है। यहाँ पर देखिए हमारी थ्योरी ने क्या कहा था कि सेंट्रल मेटल जो होता है ना, उसके चारों ओर दो समान लिगेंड एक दूसरे पर अगर 90 डिग्री पर हैं तो उसको बोलेंगे सिस, और अगर 180 डिग्री पर है तो उसको बोलेंगे ट्रांस, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे देखिए आप सिस में ये वाली जो लाइन है, ठीक है, आपको पता है 180 की है और 180 का आधा क्या हो गया 90, यानी ये वाला जो एंगल होता है ना बच्चा 90 का। तो आप लोग क्या समझते हो कि एक सीधी लाइन होगी और एक इस तरीके से लाइन होगी, तो यही एंगल 90 का होता है। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि ये वाला एंगल भी 90 का होता है, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे वही चीज़ देखिए, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है, ऐसे ही ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये भी क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन है, यानी क्लोरो ये भी है और ये भी क्लोरो है और दोनों 90 डिग्री पर हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, सिस समावयवता बोलते हैं, ठीक है। ऐसे इधर भी एमाइन है और इधर भी एमाइन है और दोनों 90 डिग्री पर हैं, तो इसका मतलब ये समपक्ष है, यानी एक ही पक्ष में है दो सेम लिगेंड, ठीक है। अब ट्रांस में देखिए, ट्रांस में वो एक दूसरे के 180 पर होते हैं। बिल्कुल सिंपल सा कह रहा है कि जो सेम लिगेंड है ना वो आमने सामने होने चाहिए, तभी तो 180 होगा। देखो यहाँ से इस तरीके से सीधी लाइन जा रही है तो ये वाला एंगल 180 का है ना। तो Cl के सामने जस्ट Cl आ रहा है तो मतलब ट्रांस है। ऐसे ही NH3 के सामने NH3 आ रहा है तो इसका मतलब ये ट्रांस है, ठीक है। आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर 90 डिग्री पर है सेम लिगेंड तो वो सिस के अंदर आएगा और 180 डिग्री पर है तो वो ट्रांस के अंदर आएगा। इसका एक एग्जाम्पल और है आपके NCERT में, जिसको मैंने नहीं लिखा तो मैं आपको बुक से समझा देती हूँ, ठीक है। ये वो एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप देख सकते हो CO बीच में है, इसका मतलब ये केंद्रीय धातु परमाणु है और ये दोनों एक दूसरे के समावयवी हैं, ठीक है। तो इसमें आपके क्या है, 4 तो NH3 है और 2 Cl हैं बच्चे, ठीक है। वही चीज़ इसमें है क्योंकि दोनों समावयवी हैं। आपको पता है मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, यानी जो एलिमेंट है ना वो दोनों में सेम होंगे, बस उसका जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए Cl के बिल्कुल पास में Cl है, NH3 के पास NH3 है, ऐसे ही इस तरीके से सब चीज़ उसके पास पास है। अगर Cl के सामने Cl होता, NH3 के सामने NH3 होता है ना, तो वो आ जाता है ट्रांस पे, क्योंकि जो सेम लिगेंड होते हैं वो एक दूसरे के सामने हैं। तो ये तो आपकी सिस हो गई ना, समपक्ष हो गई। क्यों? क्योंकि सेम लिगेंड एक दूसरे के पास पास है तो उसे समपक्ष बोलते हैं, जो एक ही पक्ष में हो। और विपक्ष अभी बताया है, ट्रांस उसको बोलते हैं जब सेम लिगेंड आमने सामने हो। तो यहाँ पे देखिए इसके सामने क्लोरीन है, NH3 के सामने NH3 है और NH3 के सामने NH3 है, तो ये आपकी कौन सी हो गई, ट्रांस हो गई, ठीक है बच्चे। तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल भी क्लियर करा दिया है। तो आप लोगों को दोनों एग्जाम्पल ही ध्यान रखने हैं। और एक बात और ध्यान रखनी है, जो इस टाइप की समावयवता होती है, यानी कि ज्यामितीय समावयवता होती है, समपक्ष विपक्ष वाली समावयवता है, ये आपकी हेट्रोलेप्टिक संकुल में पाई जाती है। तो आप लोगों को पता तो होगा ना, हेट्रोलेप्टिक मैंने करा दिया है। हेट्रोलेप्टिक संकुल वो संकुल होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्रकार के लिगेंड होते हैं। जैसे NH3 और Cl 2 प्रकार के लिगेंड है ना इसमें, तो ये हेट्रोलेप्टिक हो गया है। होमोलेप्टिक ये बोलता है कि एक ही प्रकार के लिगेंड होने चाहिए, यानी Cl की जगह भी NH3 ही होना चाहिए था, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ज्यामितीय समावयवता किसमें पाई जाती है, हेट्रोलेप्टिक संकुल में। और क्या होती है कि ऐसे 2 यौगिक होने चाहिए जिनके केवल ज्यामिति में अंतर हो, और वो 2 प्रकार से होता है, समपक्ष और विपक्ष। अगर 2 सेम लिगेंड 90 डिग्री पर हैं तो वो समपक्ष होता है, 180 डिग्री पर है तो वो विपक्ष होता है। अब एक लास्ट और रह गया है आपका, वो है आपकी ध्रुवण समावयवता, या फिर हम उसको बोलते हैं प्रकाशिक समावयवता। तो उसको और कर लेते हैं बच्चे। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं बच्चे। ध्यान रखना है, ध्रुवण आ जाए एग्जाम में, प्रकाशिक आ जाए, बात एक ही है। और ध्यान रखना ये वाली ध्रुवण उससे पहले वाली से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वह संकुल यौगिक, संकुल मीन्स उपसह संयोजन, ठीक है, जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड ये सब होते हैं। वह संकुल यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है। तो ये बहुत सिंपल बात है बच्चे, जो चीज़ हम दर्पण में देखते हैं, तो आपको पता है जो ये ABCD हम लोग लिखते हैं ना, ये सब हमें उल्टा दिखाई देता है,
ठीक है, उल्टा या जिस भी तरीके से दिखाई देता है तो इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, दर्पण प्रतिबिंब। तो जैसे मैंने मान लिया ये दर्पण है, ठीक है, तो आपको पता है दर्पण की एक साइड पॉलिश होती है ना, तो पॉलिश इधर है तो मैं कोई चीज़ इधर रखूँगी। तो अगर मैंने दर्पण के सामने सी को रख दिया तो मुझे कैसा दिखने को मिलेगा, इस तरीके से, ठीक है। अगर मैंने एल को रख दिया तो ये ऐसा देखने को मिलेगा, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कोई चीज़ कैसे दिखती है। अगर मैंने दर्पण के सामने इस तरीके का कोई फूल रख दिया तो बताना ये कैसा दिखेगा। अगर आपने इसको बता दिया ना तो समझ लेना कि आपको दर्पण प्रतिबिंब समझ आ गया। तो बच्चा ये पता है कैसा मिलेगा आपको, ये वाला फूल इधर दिख रहा है ना, तो ये इस तरीके से, और ये दोनों ऐसे हैं ना, तो इस तरीके से ये होते हैं दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। यानी इस तरीके से आपको दिखाई देता है। तो अपने डेफिनेशन पे आते हैं। वह संकुल यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं उन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है दर्पण प्रतिबिंब की कि उन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित हम लोग नहीं कर सकते। बच्चे बिल्कुल सिंपल सी बात कह रहा है। जैसे ये वाला एल और जो हमें दर्पण इसका प्रतिबिंब मिला ये वाला एल, ये दोनों एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं कर सकते। और ये दोनों ही नहीं, कोई भी दर्पण प्रतिबिंब अपने मूल रूप को अध्यारोपित नहीं कर सकता है। अध्यारोपित का मतलब होता है ढक लेना, ठीक है। तो ढकता कौन है, जो बिल्कुल सेम हो। अगर इसी एल पे मैं इस एल को रख दूं तो ये ढक जाएगा, लेकिन इस एल पर इस एल को रखूं तो देखो आप किस तरीके से मुझे मिलेगा, है ना। ये वाला सी है, इस पर इसको अध्यारोपित किया जाए तो ऐसे मिलेगा, ठीक है। कोई भी आपका यहाँ पे लेटर हो या कोई भी चीज़ हो, कभी भी उसका दर्पण प्रतिबिंब उसको अध्यारोपित नहीं कर सकता है। तो ये थ्योरी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अध्यारोपित नहीं किया जा सकता है। इनका व्यवहार ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तो बस ये जो यहाँ तक है ना, यही वो समावयवता है। यानी कि दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे, लेकिन इनमें जो पता है क्या होता है कि इसका और इसका जो व्यवहार होगा वो ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं ध्रुवण समावयवता। तो ध्रुवण समावयवता आपको क्या समझ में आया कि एक जो यौगिक है दूसरा उसका दर्पण प्रतिबिंब होना चाहिए, ठीक है। यानी जैसी इमेज जिसकी दर्पण में आती है वो होना चाहिए। तो मैंने अभी आपको इसी की वजह से वो फूल बना के दिखाया था ताकि आप समझ जाओ। ये EN है, EN क्या होता है, एथिलीन डाई एमाइन, ठीक है। ये आपका लिगेंड होता है बच्चे, ठीक है। तो 3 लिगेंड है, तो ये CO हो गया। इस तरीके से बस लगा दिया है, इसका कोई ज़्यादा वो नहीं मत समझना कि ये क्या है, ठीक है। तो बस आपको पता है ये चीज़ इधर आ जाएगी और ये चीज़ इधर आ जाएगी, यानी ये इसका दर्पण प्रतिबिंब है और ये बीच में दर्पण है, ठीक है। तो आप लिख लेना ऊपर यहाँ पर दर्पण, ठीक है। तो ये जो है ना, अगर मैं इस पर ध्रुवित प्रकाश डालूंगी तो ये उसको रोटेट करेगा ऐसे, ठीक है। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, यानी ये करेगा इसको क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं बच्चा क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ CW, ठीक है। और ये वाला जो है ये कैसे रोटेट करेगा बताइए, ये इस तरीके से रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको बोल देंगे AW, ठीक है। तो बस ये समावयवता आपकी ध्रुवण समावयवता है। यानी एक जो यौगिक है उसका दर्पण प्रतिबिंब होना चाहिए। आपको पता है दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों का जो व्यवहार है ना ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न भिन्न होगा। ये तो क्लॉकवाइज, जिधर घड़ी की सुई घूमते है उधर को घुमा देगा प्रकाश को, और ये किधर को घुमाएगा, जिधर उल्टी साइड मतलब जिधर सुई घूमती है ना उससे दूसरी साइड, ठीक है। तो ये आपकी ध्रुवण या फिर प्रकाशिक समावयवता हो गई, ठीक है। तो बच्चों ये आज का आपका छोटा सा टॉपिक रहा है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नए लेक्चर में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।